इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कार्डियक मसल्स टिश्यूज के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाने वाला स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल्स फाइबर, जो कि ब्रांच के रूप में दिख रहा है। आपको दिखता है यहाँ से दो ब्रांच दिखते हैं, फिर यहाँ से एक ब्रांच नुमा, एक ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर है। आइए कुछ खास चीजें देखते हैं इस कार्डियक मसल टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियस दिखता है। कार्डियक मसल फाइबर, जिसे हम लोग कार्डियक सेल भी कह सकते हैं, ये कार्डियक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। सार्कोलिम्मा मतलब मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर, जिसे हम लोग सार्कोलिम्मा भी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे गैप जंक्शंस की। यहां बात करते हैं ओपनिंग ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स की। जी हाँ, ओपनिंग दिखता है आपको हर जगह। यहाँ भी देखिए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग दिखता है। और इंटरकलेटेड डिस्क की फिर चर्चा करेंगे हम लोग डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम्स जो कि दो इंटरकलेटेड डिस्क को ज्वाइन करके रखता है, आपस में बांध के रखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ खास चीजों से, जैसे कि गैप जंक्शन का क्या यूजेस है यहाँ पे, गैप जंक्शन और कार्डियक मसल्स टिश्यूज में इसका क्या योगदान है। हमने देखा है, स्टडी किया, तो एक स्टडी करने को था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में एक वाल, एक सेप्टम होता है, जिसे कहते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। तो राइट एट्रियम में ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे जस्ट अभी। ऐसे नोड में ओटो रिथमिक फाइबर में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेकिन बीच में सेप्टम है। तो ये एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जाता कैसे है? थ्रू द गैप जंक्शंस। इस गैप जंक्शंस का काम है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में पहुंचाना। दैट इज द इंटरकलेटेड डिस्क के बीच में ये गैप जंक्शंस होता है, ताकि इंपल्स आसानी से एक इंटरकलेटेड डिस्क से दूसरे इंटरकलेटेड डिस्क की तरफ जाए। जैसा कि हमने देखा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है ये करंट। दोनों के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं, ताकि वो करंट राइट एट्रियम में जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि करंट तुरंत वहां पे प्रभावित होता है ऐसे नोड से निकल के। दूसरी चर्चा करते हैं डेस्मोसोम्स की। डेस्मोसोम्स ये दो इंटरकलेटेड डिस्क को आपस में बांध के रखने का काम करता है, ज्वाइंट टाइटली ज्वाइंट करता है। यहाँ देखिएगा, ये डेस्मोसोम्स को हमने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। तो डेस्मोसोम्स का काम है इंटरकलेटेड डिस्क को आपस में ज्वाइन करके रखना, बांध के रखना। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो हम देखेंगे कि कार्डियक मसल्स टिश्यूज में, कार्डियक मसल्स फाइबर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और स्केलेटल मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। न्यूक्लियस भी होता है यहाँ पे, लेकिन देखिए कि न्यूक्लियस की संख्या, किसमें न्यूक्लियस ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। कार्डियक मसल्स टिश्यू में एक या दो न्यूक्लियस होता है, मुख्य रूप से एक ही न्यूक्लियस देखा जाता है एक मसल्स फाइबर में। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक मसल फाइबर को कंसिडरेशन करें तो एक न्यूक्लियस दिखेगा, किसी किसी में दो न्यूक्लियस भी दिख सकते हैं। जबकि स्केलेटल मसल्स फाइबर में मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कार्डियक मसल्स टिश्यूज में। थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं कार्डियक फाइबर का। जब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स से, तो ये छोटा होता है लेंथ में और लेस सर्कुलर होता है ट्रांसवर्स सेक्शंस में स्केलेटल मसल्स से।
तो लेंथ की बात की जाए तो एक छोटा सा लेंथ है, और इसकी यदि सर्कुलरिटी की बात की जाए, गोलापन की, तो लेस सर्कुलर भी होगा स्केलेटल मसल से। यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो देखते हैं कम सर्कुलर है। और ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, स्टेयर स्टेप्स दिखेंगे इसमें। हम यहाँ देखते भी हैं कि ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको स्केलेटल मसल्स में प्रायः नहीं दिखता है। तो हम ब्रांच स्ट्रक्चर देख से पता कर सकते हैं कि ये कार्डियक मसल्स। लेंथ बात करें 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ, डायमीटर 14 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी सेंटर में लोकेटेड होता है, और कभी कभी ओकेशनली 2 न्यूक्लियस भी देखा जा सकता है, लेकिन ओकेशनली है, प्राय नहीं देखा जाता है, कभी कभी। इंटरकलेटेड डिस्क की बात हमने की थी, जो कि इरेगुलर ट्रांसवर्स थिकनेस ऑफ द सार्कोलिमा है, जो कनेक्ट करता है नेबरिंग फाइबर्स को एक दूसरे से। मतलब एक कार्डियक फाइबर दूसरे कार्डियक फाइबर से जुड़ता है इस इंटरकलेटेड डिस्क से, जो कि इरेगुलर शेप में होता है। तो इस डिस्क की बात भी हम चर्चा की। डेस्मोसोम्स की बात हमने की, जो कि होल्ड करता है 2 फाइबर्स को एक दूसरे के साथ टाइटली। गैप जंक्शंस की बात की हमने, गैप जंक्शंस जो कि अलाउ करता है एक्शन पोटेंशियल्स को एक फाइबर से दूसरे फाइबर में कंडक्ट होने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जर होता है और ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स से। और 25% साइटोप्लाज्मिक स्पेस में आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, जबकि स्केलेटल मसल्स में सिर्फ 2% ही होता है साइटोप्लाज्मिक स्पेस का। तो यदि हम कंपैरिजन करें इसके माइटोकॉन्ड्रिया की, तो काफी बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप में देखिएगा, इट इज वेरी लार्ज इन शेप। और यहाँ पे देखते हैं कि 25% जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। न्यूमरस भी है, ज्यादा भी अमाउंट में है और बड़ा भी शेप में है। स्केलेटल मसल्स में मात्र 2% ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ बात करेंगे 25% है कार्डिक मसल्स टिश्यू में, जबकि स्केलेटल मसल्स में सिर्फ 2% होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ज्यादा है, बड़ा है, न्यूमरस है। बात करेंगे एक्टिन और मायोफिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का, तो इसका जो अरेंजमेंट है लगभग वैसा ही होता है जैसा कि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को। यहाँ भी देख सकते हैं एक फिगर है, लेकिन हम चलते हैं सिंपल में। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा कि स्केलेटल मसल्स में होता है। हम देखेंगे कि सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में कि एक्टिन और मायोसिन में, तो मायोसिन हेड नंबर 1 स्ट्रक्चर की बात करें तो मायोसिन क्लोज ब्रिज करेगा, अटैच होगा एक्टिन मायोफिलामेंट से। मायोसिन हेड पे एटीपी और पीआई होगा, तब वो ये मायोसिन एक्टिन से जाकर बाइंड करता हुआ हमें दिखता है यहाँ पर। फिर हम देखेंगे आगे की तरफ सेकंड में कि एटीपी और पीआई दोनों मिलके एटीपी बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये लॉक डाउन होता है नीचे की तरफ, ये डाउन होता है मायोसिन हेड एटीपी बनने के बाद। और फिर यदि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होकर एडीपी प्लस पीआई वापस बनता है, तब ये मायोसिन हेड वापस जाकर यहाँ पर अटैच होते हुए दिखता होगा। तो यहाँ थिन फिलामेंट्स दिखता है और थिक फिलामेंट कहते हैं हम लोग मायोसिन्स को। ये मायोसिन हेड है और थिन फिलामेंट हमने एक्टिन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा है। इसके लिए आप हमारे लेक्चर स्केलेटल मसल्स को भी रेफर कर सकते हैं वापस। तो यहाँ पर भी हमने देखा कंपैरिजन वैसा ही है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का। जेड जोन्स और बेंट जितने भी है स्केलेटल मसल्स के बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे यहाँ पर हमने एम लाइन कहा है। एच जोन्स की बात की है, फिर हमने बात की है जेड डिस्क की बात की है, आई बेंट की बात की है, ए बेंट्स की बात की है, सार्कोमियर की बात की। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि हमने बात किया था स्केलेटल मसल्स में। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे कि ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स जो है वहां पे जेड लाइन में आपको दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स। और स्केलेटल मसल्स में ये थोड़ा सा साइड में दिखता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स का जो
रास्ता यहाँ दिखा गया वो जेड डिस्क की तरफ दिखेगा, यहाँ पे जेड डिस्क में दिखता है। स्केलेटल मसल में थोड़ा सा अलग होता है, और यहाँ डायाड और ट्रायाड की चर्चा भी करेंगे आगे चल के। समय थोड़ा कम है इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही चर्चा करते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स वाइडर है बट लेट एबंडेंस है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स में, और ये लोकेट होता है जेड डिस्क में। ये हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जेड डिस्क में है। तो स्केलेटल मसल्स में जेड डिस्क की जगह नहीं होता है, वो लगभग आई बेंड्स में होता है, वो हम चर्चा करेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा होता है स्केलेटल मसल्स फाइबर में, और इंट्रासेलुलर रिजर्व कैपेसिटी भी कैल्शियम की कम होती है, ये भी देखी गई है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्डियक मसल्स में कम होता है। तो यहाँ हमने देखा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा है, कैल्शियम कैपेसिटी भी कम होगी। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखता होगा। बड़ा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा कैल्शियम का स्टोरेज। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं उसी व्यू को, मसल्स फाइबर। अब चर्चा करते हैं यहाँ पे एम लाइन, आई बॉन्ड, एच बॉन्ड, ए बॉन्ड, और आई बॉन्ड्स की बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स में। यहाँ भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में इंटरेक्शंस दिखाया गया है, टिटिन्स मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है, जेड बेंड्स को दिखाया गया है, एक्टिन और मायोसिन को दिखाया गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा कि हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा है। इसके लिए आपको मेरा स्केलेटल मसल्स का जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। रीजनरेशन ऑफ हार्ट सेल्स, infected cardiac tissues typically replaced with the non-contrite fibrous scar tissue। प्रश्न उठता है कि हार्ट सेल्स का रीजनरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यदि हम बात करें कि यदि कार्डियक टिश्यू में इन्फेक्टेड हो गया है, डैमेज है, तो वो फिर नॉन कॉन्ट्रैक्ट फिब्रस स्केर टिश्यू के रूप में ही रह जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है और स्केयर टिश्यू हो जाता है, मतलब काम का उतना लायक नहीं होता है। तो रीजनरेशन ऐसे हार्ट सेल्स का माना नहीं जाता है। इसका कारण बताया गया है कि कार्डियक मसल्स में स्टीम सेल नहीं पाए जाते, इस कारण से उसका रीजनरेशन नहीं होता है। तो इन्फेक्टेड कार्डियक टिश्यूज, फिर नॉन कॉन्ट्राइल फिब्रस स्केयर टिश्यू, मतलब जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं, काम का नहीं रह गया, स्केयर टिश्यूज। स्केयर कहते हैं थोड़ा सा बचा हुआ उससे जैसा टिश्यूज दिखेगा फिब्रस, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, काम ही का नहीं है। कारण भी बताया गया कि क्यों रीजनरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, स्टेम सेल्स का होना। कार्डियक मसल्स में स्टेम सेल होता ही नहीं है, और इसमें absence ऑफ माइटोसिस भी है इन मैच्योर कार्डियक मसल्स फाइबर में। तो माइटोसिस भी नहीं होता है मैच्योर कार्डियक मसल्स फाइबर में। दो कारणों से हार्ट सेल्स का रीजनरेशन नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ साइंस में कुछ चीजें देखी गई है कि एक पर्सन का जिसका कि क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसमें ब्लड से स्टीम सेल माइग्रेट करके हार्ट में जाता है, और वहां पर वो डिफरेंशिएट करता है फंक्शनल मसल्स में। यहां हम देखेंगे नॉन कंट्राइल फिब्रस स्केयर टिश्यू बनता है इन्फेक्टेड कार्डियक। इन्फेक्टेड का मतलब हो गया वो डैमेज हो गया है, तो इन्फेक्टेड कार्डियक टिश्यूज को कह सकते हैं, एक तरह से डैमेज हुआ वहां पे। तो नॉन कॉन्ट्राइल फिब्रस स्केयर टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें हम कहेंगे नॉन फंक्शनल, एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं उसमें, तो नॉन फंक्शनल माना जाएगा, स्टीम सेल नहीं होता है। लेकिन एक रिसर्च है, रिसर्च में यह भी देखा गया है कि कार्डियक मसल में स्टीम सेल नहीं होता है, इसके बावजूद भी किसी में रीजनरेशन कैसे हुआ हार्ट सेल्स। तो स्टडी किया गया, स्टडी में से इस बात सामने आई कि स्टीम सेल ब्लड से माइग्रेट होते हुए हार्ट में जाता है। हार्ट में पहले से नहीं होता है, ब्लड से माइग्रेट करता है वो, ब्लड में स्टीम सेल होता है। अब ब्लड में स्टीम सेल कहां से आता है, जहां से भी आता हो, ब्लड में स्टीम सेल्स आया, वहां से वो माइग्रेट करके हार्ट तक पहुंचता है, और फिर हार्ट में डिफरेंशिएट करता है फंक्शनल मसल्स में और एंडोथेलियम सेल्स में। और ये देखा गया मुख्य रूप से जिसका क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है जिसमें, उसमें
ये चांसेस ज्यादा दिखते हैं वाई क्रोमोसोम वाले को। तो रीजनरेशन ऑफ हार्ट सेल्स में ये स्टडी करने को मिलेगा। लेकिन जनरली हार्ट सेल्स रीजनरेट नहीं करेंगे क्योंकि कार्डियक मसल्स में स्टेम सेल्स नहीं होते। थोड़े बहुत स्टडी देखे गए हैं कि मे बी, बट स्टेम सेल माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्लड टू द हार्ट। तो ब्लड से माइग्रेट करके वो हार्ट तक पहुंचता है। जनरली हार्ट में होता तो नहीं है, तो ब्लड से माइग्रेट करेगा हार्ट में और फिर वहां डिफ्रेंशिएट करेगा और एक मसल्स बनाएगा, फंक्शनल मसल्स जो फंक्शन करता है रेली में, और एंडोथेलियम सेल्स को बनाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम में हार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड्स की, फिर एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स की, फिर हम बात करेंगे बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राइट और लेफ्ट बंडल्स ब्रांचेज की। फिर हम बात करेंगे परकिंजे फाइबर्स की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड्स या एसए नोड की। यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है वो है एंटीरियर व्यू ऑफ फ्रंटल सेक्शंस। यहाँ पे हमने जस्ट कट किया है हार्ट को थोड़ा आगे के साइड से, बीचों बीचों नहीं किया है, इसको थोड़ा सा आगे के साइड से हमने कट किया, इसी के लिए हमने फ्रंटल प्लेन कहा है। तो बिल्कुल बीच में नहीं कटा हुआ ये हार्ट, तो फ्रंटल प्लेन है, ये एंटीरियर व्यू देख रहे हैं हम लोग हार्ट का। कंडक्शन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मुख्य रूप से ऑटोरिथमिक फाइबर्स की चर्चा होती है। ऑटोरिथमिक फाइबर्स कहाँ होते हैं वो पहले जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। तो दो फाइबर्स की बात करते हैं। पहला जो फाइबर होगा वो होगा ऑटोरिथमिक फाइबर, और इसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। और दूसरा फाइबर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऑटोरिथमिक फाइबर लगभग हर जगह पाया जाता है। एसी नोड में होता है, एवी नोड में होता है, और तीसरा होता है वेंट्रिकल्स में। ये तीन जगह पर ऑटोरिथमिक फाइबर माना पाया जाता है। लेकिन जो सबसे फास्ट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है वो ऑटोरिथमिक फाइबर पाया जाता है एसे नोड में। मीडियम पाया जाएगा एवी नोड में ऑटोरिथमिक फाइबर, और स्लो पाया जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो सपोज करो एसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करने की कैपेसिटी है लगभग 0.6 सेकंड पे एक बार ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो यहां हम एक फिगर को देख के पता करेंगे कि हर एक 6.6 सेकंड में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ये दिखा रहा है आपका एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। पेस मेकर पोटेंशियल कहेंगे इसे हम लोग। जो ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया गया इसे हम कहते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता है क्योंकि विगरस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे। मसल्स के स्केलेटल मसल्स में हमने देखा था कि रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल को कहा जाएगा वो कहा जाएगा पेस मेकर पोटेंशियल्स। तो जनरली ये ऊपर की तरफ आपको हमेशा दिखेगा, ऊपर की तरफ नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, पेस मेकर पोटेंशियल। तो 0.6 सेकेंड में एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो हम मिनट में बात करें तो एक मिनट में 100 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये बहुत फास्टली होता है। तो ऐसे नोड से हम यदि चर्चा करें कि ऐसे नोड में 0.6 सेकेंड में इसमें ऑटोरिथमिक फाइबर्स जो है 0.6 सेकेंड में ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल जाता है एवी में, एवी से होता हुआ ये बंडल ऑफ हिस से राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस से होते हुए परकिंजी फाइबर्स की तरफ मुड़ जाता है। तो ये इतना तेजी से होता है एक्शन पोटेंशियल कि एवी और वेंट्रिकल्स के एक्शन पोटेंशियल से काफी तेजी से होता है। जब तक ये में एक्शन पोटेंशियल होगा तब तक ये ऐसे नोड का ही एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट।
दैट इज द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है एसए नोड को, क्योंकि एसए नोड में जो ऑटोरिथमिक फाइबर होता है वो सबसे स्पीड से होता है। तो यदि हम बात करें तीन चीजों को कंपैरिजन करते हैं, एक साइड में एसए नोड में को हम मानते हैं एक बाइक पे बैठा हुआ आदमी जो सबसे पीछे है, आगे में है एवी नोड पे बैठा हुआ आदमी बाइसिकल पे, साइकिल पे, और लास्ट में वेंट्रिकल्स पे बैठा वाला आदमी एक पैदल आदमी है। हमें एक दूरी तय करनी है, मान के चलते यहाँ पे जहां हमारा लास्ट बॉर्डर दिखता है वहां हम तीनों को पहुंचना है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जो सबसे फास्ट होगा। हालांकि दूरी तो सबसे ज्यादा ऐसे नोड तय करता है, लेकिन एवी नोड और वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के पहले ही इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और यही तुरंत पहुंच जाता है इस बॉर्डर तक। तो यहां देखेंगे हम वेंट्रिकल्स में 20 से 30 बीट्स पर मिनट ही होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ही स्लो है। यहाँ पे 25 एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है 1 मिनट में, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एसए नोड के ऑटोरिथमिक फाइबर में। अब समझते हैं यहां पर, सपोज करो यहाँ के ऑटोरिथमिक फाइबर एसए नोड का यदि काम करना बंद कर दे, तब एवी नोड जो है उसकी जगह लेगा। एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उससे हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन की घटना घटेगी। तो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड में कब जनरेट होगा? जब एसए नोड जो है काम करना बंद कर दे। लेकिन अब समझो कि जब एसी नोड भी काम करना बंद कर दिया, इसका ऑटोरिथमिक फाइबर भी काम करना बंद कर दे और एबी बंडल्स का भी ऑटोरिथमिक फाइबर काम करना बंद करे, तब तीसरा जो फाइबर होगा वो होगा वेंट्रिकल्स का ऑटोरिथमिक फाइबर। वेंट्रिकल्स का जो ऑटोरिथमिक फाइबर है बहुत ही ज्यादा स्लो है, 20 से 30 बीट्स पर मिनट। ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन जरूर देगा, ब्लड को आगे की तरफ जरूर भेजेगा, लेकिन बहुत ही स्लोली भेजेगा। और इतने स्लोली भेजने के कारण ब्रेन में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होना चाहिए हमारे ब्रेन में फास्टली। तो एबी नोड यदि काम करे, एसी नोड खराब हो जाए और एबी नोड काम करे, तो लगभग स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ब्रेन में इनफ कंसंट्रेशन में ब्लड बराबर जाते रहेगा। लेकिन एबी नोड भी खराब हो जाए और एसी नोड भी खराब हो जाए, तो वेंट्रिकल्स के ऑटोरिथमिक फाइबर पंप जरूर करेंगे, लेकिन इतना स्लो है कि ब्रेन में जितना अमाउंट पहुंचना चाहिए ब्लड का उतना अमाउंट पहुंच ही नहीं पाएगा। निष्कर्ष क्या होगा कि ब्रेन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रेन डैमेज करेगा। तो उस वक्त में हमें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल पेसमेकर कहा जाएगा एसए नोड को। एसए नोड यदि खराब हो जाए तो पेसमेकर का टास्क एबी नोड भी निभा सकता है, लेकिन नेचुरल माना जाता है एसए नोड को ही। और एसए नोड के बाद हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में भी थोड़े बहुत ये रोल्स को प्ले करता है। तो यहां पर कंडक्शन सिस्टम में हमने एसए नोड, एबी नोड और वेंट्रिकल्स के ऑटोरिथमिक फाइबर्स के बारे में स्टडी किया। लेकिन थोड़ा देखते हैं कंडक्शन सिस्टम में कि हार्ट में कंटिन्यूअस बीटिंग होता है। इसका कारण किसका माना गया है? ऑटोरिथमिक फाइबर्स का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो होता है एसए नोड में, एबी नोड में और वेंट्रिकल्स में, मुख्य रूप से 3 जगह। इसके कारण ही ऑटोरिथमिक फाइबर्स के कारण ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, या माना जाए कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का सोर्स कौन सा है? तो ऑटोरिथमिक फाइबर है, जो कि इनहेरेंट और रिथमिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पैदा करता है, जिस कारण से हार्ट कंटिन्यूअस बीट करता है, धड़कता है। ऑटोरिथमिक फाइबर कार्डियक मसल्स फाइबर का ही होता है, लेकिन मात्र 1% ही ऐसा कार्डियक मसल फाइबर है जो ऑटोरिथमिक फाइबर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्डियक मसल फाइबर का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऑटोरिथमिक में कन्वर्ट होता है। ये सेल्फ एक्साइटेबल है, खुद से एक्साइटेशन होता है, इसे किसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर में
बाहर से किसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है। ऑटो रिदमिक में कोई बाहरी ताकत नहीं लगती, वो खुद ब खुद एक्साइटेशन होता है, रिपीट जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। तो यदि हम कहें कि आपने अपनी हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया है, तो भी आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। इसका मतलब कि ये खुद से एक्साइटेशन होता है। तो आप ये कभी कभी देखते हैं कि कभी किसी ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट को निकाल के एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो हार्ट जो है वो खुद से भी कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है रिमूव होने के बाद भी। इसी कारण से इसको सेल्फ एक्साइटेबल माना गया है, और इसका कारण माना गया कि ऑटोरिथमिक फाइबर्स होते हैं हार्ट में। ऑटोरिथमिक फाइबर नेचुरल पेसमेकर की तरह एक्ट करता है, जो रिदमिक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, रिदमिक का मतलब एक रिदम में। जैसे हम बात करें कॉन्ट्रैक्शंस की, तो 1 मिनट में एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत तेजी से भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है और रिलैक्सेशन होता है, ये ऑटोरिथमिक फाइबर ही की मदद से ही देखा जाता है। ऑटोरिथमिक फाइबर या नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है, जो रिदम प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, एक रिदम में इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा। कंडक्शन सिस्टम में हम बात करें कि ऑटोरिथमिक फाइबर एक कंडक्शन सिस्टम में एक्ट करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर है, जैसा कि हमने अभी भी देखा 1% ही कार्डियक मसल फाइबर ऑटोरिथमिक फाइबर में कन्वर्ट हो सकता है। पाथ बनाता है हर एक कार्डियक एक्साइटेशंस के लिए, और कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट मेथड में कॉन्ट्रैक्शंस भी करेगा कि कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, कब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कि कब इसको कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो ऑटोरिथमिक फाइबर्स के बारे में हमने चर्चा की। अब हम थोड़ा सा देखेंगे एसए नोड के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम करते हैं।